नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। सभी का स्वागत है हैदराबाद के इस बिहार डेवलपमेंट समिट में। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, मल्काजगिरी के माननीय सांसद इटला राजेंद्र जी, जो तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा अपने भावों को हमारे साथ साझा किया गया। कल ही उनसे काफ़ी विस्तृत वार्ता हो रही थी और बिहार कैसे आगे बढ़े इस पर भी उन्होंने आपके साथ अपने विचारों को आज साझा किया है। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ बैकुंठपुर के माननीय विधायक माननीय मिथिलेश तिवारी जी का, और आपके द्वारा लेट्स इंस्पायर बिहार में यह दूसरी उपस्थिति है। इसके पूर्व आप बेंगलुरु के कार्यक्रम में भी आए थे और निश्चित इस अभियान की शक्ति को आपने अनुभव किया होगा, तभी आज लंबी यात्रा करके बिहार के गोपालगंज से चलकर आपके बीच हैदराबाद के इस टी हब में उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं पटना सिटी के माननीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी का, जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं और बड़े सपनों के साथ नियमित रूप से लंबे समय से समाज में योगदान देते रहे हैं। मुझे भी आपको सुनने का अवसर मिला था। बिहार छात्र संसद का एक कार्यक्रम था और तब से ही मुझे ऐसा लगा था यदि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग इस अभियान को सशक्त करने में लगेगा तो निश्चित ही अभियान बहुत तेजी के साथ प्रसारित होगा। मैं स्वागत करता हूं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से आए माननीय विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह जी का, जो दूसरी बार बेंगलुरु के बाद आज हमारे साथ यहाँ हैदराबाद में उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने जिले बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक दलन कुंवर जी का। मैं स्वागत करता हूं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद जी का, जो इस अभियान के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं और आपके माध्यम से बिहार के 25,000 प्राइवेट विद्यालय इस अभियान के साथ जुड़कर हर जिले में एक प्रकार की गति को तीव्र बना रहे हैं। आपका योगदान समय समय पर इस अभियान को मिलता रहा है। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में लंदन यूनाइटेड किंगडम से विशेष रूप से यहाँ आए नवीन कुमार सिंह जी का, जो इस अभियान के साथ लगभग वर्ष 2022 से जुड़े और तब से नियमित रूप से सहभागिता इनकी हर कार्यक्रम में रही है। मैं स्वागत करता हूं विनीता कुमारी जी का, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम में कोर टीम का हिस्सा बनकर अभिन्न योगदान दिया गया है। मैं स्वागत करता हूं अखिलेश जी का, जो रोहतास से यहाँ आए हैं, सोनू शर्मा जी का, जो पटना से विशेष रूप से यहाँ भी आए हैं। इसके पूर्व अनेक कार्यक्रम जो बिहार के बाहर हुए उसमें भी उनकी उपस्थिति रही है। लव सिंह जी को आप मुझसे पहले सुन रहे थे, उनका मैं स्वागत करता हूं। उनसे मैंने निवेदन किया था कि बहुत लंबा नहीं बोलें, क्योंकि जब लव जी बोलते हैं तो मन से बोलते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा और अनेक अवसरों पर तो मैंने उनको सुनता ही रहा हूं, लेकिन पहली बार रोहतास किले पर जब मैंने उन्हें सुना था तो उनकी शैली से, उनके बोलने के प्रभाव से मैं भी अत्यंत प्रभावित हुआ था। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस समस्त हैदराबाद चैप्टर की कोर टीम का, जिसमें मुख्य कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन जी हैं, डॉक्टर शरद जी, आलोक झा जी, यहाँ उपस्थित सभी कोर टीम के सदस्य, यहाँ बेंगलुरु से आए प्रियंका झा जी, जिनके द्वारा अत्यंत ऐतिहासिक आयोजन बेंगलुरु में किया गया, CISF से हाल में ही सेवानिवृत्त हुए हमारे मदन सिंह जी, जो बिहार से आकर अब हैदराबाद में रहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़े सभी साथियों का, जो देश के अलग अलग कोनों से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। प्रेस और मीडिया के सभी बंधु, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को दूर दूर तक लोग जानते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये एक अनोखा अवसर है मेरे लिए। हैदराबाद लंबे समय से आता रहा हूं। 2003 में
जब पहली बार आईपीएस के लिए ट्रेनिंग होनी थी तो यहीं राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग होती है। उस समय इन्हीं रोड पर दौड़ते थे। मन में संकल्प सुदृढ़ होता था कि जब बिहार जाएंगे तो कुछ न कुछ बड़ा योगदान करना है। बाल्यकाल से ही मन में भाव था, जैसा लव जी ने बताया। 9th में थे, भोपाल में बच्चों ने तब चढ़ाया था बिहारी बोल के, और उस समय मन में ये भाव बड़ी तीव्रता के साथ स्थापित हुआ था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। यात्रा लंबी चलती रही। बगहा रोहतास की बात आपने बताई। पुलिस एकेडमी के बाद हैदराबाद कभी कभी ट्रेनिंग के लिए आना होता था, और जब एनआईए में अपनी सेवाएं दे रहा था तब वर्ष 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए थे, घायल भी हुए थे। तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन में भी लंबे समय तक हैदराबाद रहना हुआ, और उसके बाद केस के गवाही देने के लिए भी वर्ष 2015 में आना हुआ। उसमें सजा हो चुकी है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। आज ये अवसर लगभग 3 वर्ष पश्चात हैदराबाद में हूँ। पिछले बार आलोक झा जी के नेतृत्व में लायंस क्लब में एक कार्यक्रम हुआ था, और हम लोगों ने हैदराबाद चैप्टर का प्रारंभ जनवरी 2023 में किया था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज इस कार्यक्रम में बीते रात लगभग 880 पार्टिसिपेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्टर किया था, जो बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बिहार की ओर देख रहे हैं। कल किन्हीं से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रम में बहुत भीड़ होती। जब भी कोई कार्यक्रम कहीं आयोजित होता है तो सभागार की जितनी कैपेसिटी होती है उससे दोगुना तिगुना लोग आते हैं। तो मैंने कहा ये भीड़ नहीं है, विकसित बिहार के संकल्प का द्योतक, उसकी प्रबल अभिव्यक्ति है यहां जुड़ा जो एक एक व्यक्ति है। सबके मन में सपने हैं कि कैसे हमारा बिहार विकसित हो। भले हम बिहार से बाहर रहते हों, लेकिन अपनी जन्मभूमि से निश्चित हम जुड़े रहते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार एक माध्यम है। ये कार्यक्रम जो आयोजित हम लोग कर रहे हैं, कभी हैदराबाद में, कभी बेंगलुरु में, मेरा तो पिछले 4 वर्षों से हर शनिवार, हर रविवार पूरे बिहार के जिलों में घूमते हुए ही बीता है। कोई छुट्टी का दिन नहीं जब मैंने परिवार को समय दिया हो। पूरा समय बिहार को इसलिए देता हूं कि बाल्यकाल में जो संकल्प लिया था उसको अपने जीवन में सार्थक कर सकूं। क्या हम कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि लेट्स इंस्पायर बिहार। 3 लाख लोग जुड़े हैं, बिहार के हर जिले में टीम बनी है, हैदराबाद में भी लोग हैं, बेंगलुरु में भी लोग हैं। उद्देश्य क्या है? क्या कर सकते हैं? कैसे हम इसमें योगदान दे सकते हैं? इसमें अभी एनजे सिंह साहब एनटीपीसी में पिछले साल बेंगलुरु में 2022 में मिले थे, पिछले साल भारत मंडपम में मिले थे। अब 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होंगे और बिहार की अर्बन प्लानिंग में एक बड़ा योगदान देना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ भाव है, इनको हम कैसे बिहार में केंद्रित कर सकें। कल कल्पेश शाह जी यहाँ बैठे हैं। कल्पेश शाह जी, आप गुजरात के रहने वाले थे, अभी 400 वर्षों से आपका परिवार हैदराबाद में रहता है। कल इन्होंने आमंत्रित किया था और इन्होंने बताया कि हम बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और न केवल स्वयं करना चाहते हैं, इन्होंने अपने मित्र प्रमोद रेड्डी जी बगल में बैठे हैं, उनसे भी परिचय कराया। कुछ लोग दक्षिण कोरिया में हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तब मैंने उस समय बिहार के माननीय उद्योग मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी से आपकी बात कराई। इन्होंने पूछा कि बिहार में संभावनाएं कितनी हैं। तो मैंने कहा बिहार को यदि हम तुलना करें तो बिहार इज लाइक अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, और अभी जहां से हम शुरू करेंगे बहुत दूर तक जाना है। उस यात्रा में आज बिहार में रोड बन चुके हैं, और रोड, अब बिहार के रोड कहीं भारत में किसी अन्य राज्य से खराब नहीं है। एक समय था जब बिहार में मिथिलेश तिवारी जी आए हैं, मुझे याद आता है 1998 में बाय रोड दिल्ली से जा रहे थे, और 10 किलोमीटर की दूरी जब गोपालगंज में सीमा में घुसे थे
तो उसको तय करने में लगभग 2 घंटे लगे थे, जो रोड चंद्रमा पर क्रेटर जैसे थे। लेकिन अब बिहार में पटना से आपको किशनगंज भी जाना हो तो 6 घंटे से अधिक नहीं लगेंगे। बहुत परिवर्तन आया है रोड में, बिजली में। लेकिन इसका वास्तविक लाभ तब होगा जब जो सबसे बड़ी रिसोर्स बिहार के पास है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, 14 करोड़ की जनसंख्या है, 30 साल से कम आयु के 9 करोड़ युवा हैं। आज इतनी बड़ी जनसंख्या किस प्रकार से कार्य करती है, उस पर निर्भर करेगा कि 2047 का बिहार कैसा होगा। यदि हम अपनी जनसंख्या को स्किल्ड बना सके, शिक्षित कर सके, निश्चित ही भविष्य उज्जवल होगा। यदि हमने उनका मार्गदर्शन सही ढंग से किया तो निश्चित ही जो सपना हम देख रहे हैं कि 2047 में ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ये साकार हो सकेगा। हैदराबाद समिट में जब मैं आया तो एक अलग दृष्टि मुझे दिखी। बेंगलुरु में भी लोग आए थे, अधिकांश लोग बिहार के थे, लेकिन हैदराबाद के कार्यक्रम में न केवल बिहार के लोग अपितु अनेक ऐसे लोग जो तेलंगाना के हैं, अन्य राज्य के हैं। कल केरल से भी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा हम बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मन में यह भाव जग रहा है कि बिहार इज इमर्जिंग फास्टली एज द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया, और एक बड़ी जनसंख्या के साथ यदि उसको हम स्किल्ड कर सके तो बहुत तीव्रता के साथ इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में पगहा की रोहतास की बात की, मैंने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं देखता हूं, आपको आश्वस्त कर सकता हूं, चीजें बहुत बदली हैं। अब पुरानी बातें कभी कभी उभर के आती हैं, लोग उसको याद करते हैं, लेकिन बिहार वैसा नहीं है। और पूरी लेट्स इंस्पायर बिहार की टीम आपके साथ आश्वस्त करने में लगी है कि यदि आप चुनते हैं कि बिहार में हमें कुछ योगदान देना है तो आपको हर कदम पर हम हर जिले के हर ब्लॉक में भी साथ मिलेंगे। लंबी टीम है और हमारा उद्देश्य यही है, जो बाहर बिहार से लोग हैं, यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का योगदान बिहार में करने की इच्छा व्यक्त की जाती है तो हर कदम पर आपका हम सहयोग करें। एक व्यापक इकोसिस्टम जिसमें बिहार को लंबी छलांग लगानी है। पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम लगभग 36,000 रुपये प्रति माह है। बिहार का पर कैपिटा इनकम केवल 6,374 रुपये प्रति माह है। यदि 20 वर्षों की अवधि में हम देखते हैं कैसे हम इसके आगे समकक्ष आएंगे, तो लगभग 15% का ग्रोथ रेट हमें चाहिए। अच्छी बात यह है कि पिछले वर्ष बिहार का ग्रोथ रेट 13.09% था, इसके पहले 14.5% था। हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि अलग अलग स्थानों पर जो सक्षम लोग हैं, थोड़ा सा योगदान उनका अपने अपने हिस्से के बिहार में होने लगा तो निश्चित ही 15% को तो हम बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। जो बात लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोग कह रहे हैं, बहुत साधारण बात है। सुनने में लगता है हम क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी समिट का आयोजन क्यों कर रहे हैं? हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने गांव से जुड़ें, अपने जिले से जुड़ें। इस अभियान में हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन सिंह जी कहाँ हैं? देखिए राजीव रंजन जी हैदराबाद चैप्टर बाहर गए हैं, उनको देखिए आएंगे तो बुलाइए उनको। उनके द्वारा अपने गांव कंडाप जो पटना जिला में है, कंप्यूटर लैब की स्थापना अपने गांव के मिडिल स्कूल में की गई। एक उदाहरण है। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गांव के स्कूल में जो सरकारी विद्यालय है उसमें लाइब्रेरी स्थापित की है। कुछ लोगों ने अपने माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की। अलग अलग जिलों में इस प्रकार से जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं, आज लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े लोगों की संख्या 100 पार कर चुकी है, जो अपने जिले के गांव से जुड़कर कुछ योगदान कर रहे हैं। आप सोचिए, यदि थोड़ा सा भाव, आप हैदराबाद में रहते हैं, मन में ये भाव आया कि हम क्या कर सकते हैं, और यदि ये भाव आया, उसको समर्थन करने के लिए कुछ लोग आपको अपने जिले में मिल जाएं, जो आपका सहयोग कनेक्ट करने में, यदि आप बिहार में अपने जिले में कुछ करना चाहते हैं तो जिले के प्रशासन से कनेक्ट कर सकें, जिले के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कनेक्ट कर सकें, तो निश्चित जो मन में एक संशय की स्थिति होती है कि क्या कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्टता आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि यदि आज संख्या 100 है तो संख्या लाखों में जाए। अनेक लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अपने गांव, अपने समाज से जुड़कर
छोटा सा भी अंशदान करेंगे तो एक बहुत सामूहिक रूप में बड़ा यज्ञ निश्चित रूप से दावानल का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। आज लगभग 600 स्टार्टअप हमारे साथ इस अभियान के साथ जुड़े हैं। सपना है, लक्ष्य है कि 2028 जब अंत हो तो बिहार के हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से स्थापित हो जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। लगभग 30 स्थापित हो गए हैं। उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया था पिछले स्टार्टअप समिट में, हैदराबाद से पहले बेंगलुरु के समिट में। संख्या को बढ़ानी है, ये हम सभी का सामूहिक दायित्व है। अलग अलग जिस जिले से आप आते हैं, यदि हम प्रयास करें ऐसे स्टार्टअप जो 100 लोगों को रोजगार देते हो तो निश्चित एक बीजारोपण हम कर देंगे। मेरा सपना है, जिस टी हब में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जब कल आया था तो मुझे एक राउंड पर लोग ले गए, करीब 500 स्टार्टअप्स यहाँ से फंक्शन करते हैं इस 10 मंजिली बिल्डिंग से, और उनके लिए सब सुविधाएं इस बिल्डिंग में उपलब्ध है। पटना में भी इस प्रकार का एक फ्रेजर रोड में बी हब बनाया गया है। लेकिन सपना है कि बिहार के हर जिले में ऐसे हब्स स्टार्टअप्स के हों और 500 से अधिक संख्या में स्टार्टअप को हम वहां पर होस्ट कर सकें। तभी बिहार में एक बड़ी तीव्रता के साथ जिस परिवर्तन की हम कल्पना कर रहे हैं उसको ला सकेंगे। बिहार बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट की हम लोगों ने बात की, आज हम बहुत पीछे हैं इसकी बात की, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जिस तीव्रता की आवश्यकता है वो तभी संभव होगा जब सभी लोग मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे। इस समिट में जो उद्देश्य है, आपको जोड़ना है इस यात्रा के साथ जिस पर बिहार अभी चल रहा है। यदि हम थोड़े थोड़े अंशदान के लिए भी तैयार हुए तो मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरी LIV की टीम आपके साथ आपको खड़ी मिलेगी। मुझे आभार व्यक्त करता हूं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने कल संदेश दिया। उनको इस कार्यक्रम में आना था, बड़ी इच्छा थी उनकी, लेकिन इस कार्यक्रम में अत्यंत व्यस्तता के कारण जो समृद्धि यात्रा चल रही है उनका आना संभव नहीं हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूं बिहार के माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का, जो बेंगलुरु आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी व्यक्ति आपको मिलते हैं, आप जब भी उनको पटना बुलाएंगे, मैं उनसे समय देकर निश्चित मिलूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, स्कोप इज वाइड एंड ओपन। बिहार इज लाइक अ ग्रीन फील्ड वेटिंग फॉर यू विथ योर आइडियाज। जो भी मन में आइडियाज हैं, बिहार सरकार आपके साथ खड़ी है। पूरी एक बड़ी सामाजिक अभियान, इतना बड़ा अभियान पूरे देश में नहीं चल रहा, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग जो जुड़े हैं, साधारण लोग नहीं है। हर व्यक्ति एक अपने आप में व्यक्तित्व है जिसके मन में एक संकल्प है कि अपने जीवन काल में बिहार में कुछ योगदान दें। इस सभा कक्ष में बैठे हर व्यक्ति का मैं अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि संडे के दिन आपने समय निकालकर यहां अपनी उपस्थिति दी है। इसलिए नहीं कि आप यहां से कुछ लेकर जाएंगे, इसलिए दी है कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस संबंध में और लोगों से जुड़कर कुछ सोचेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां से जब जाएं तो ये कार्यक्रम तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में हमारा काम इस कार्यक्रम के बाद प्रारंभ होगा, और इस कार्यक्रम के बाद उस जुड़ाव के साथ धीरे धीरे सोचेंगे क्या योगदान हम दे सकते हैं, जिस रूप में दे सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में बैठकर अपने गांव के विद्यालय में वीकेंड क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं। छोटा सा योगदान सुनने में लगेगा, लेकिन उसका क्या प्रभाव है आप समझ सकते हैं। गया का एक गांव है जिसमें इतने बच्चे IIT जाते हैं। अगर गया कहीं गांव में जा सकते हैं तो क्या बाकी गांव में DNA में कोई कमी है क्या? थोड़ा सा नेतृत्व ऐसे लोग यदि करें जो सक्षम है, जो दिशा दे सकते हैं। कठिनाइयां आती हैं, गांव में भी लोग बटे होते हैं आपस में, जब कोई आगे कुछ करना चाहता है उसकी आलोचना करते हैं, इससे घबराना नहीं। जब लेट्स इंस्पायर बिहार भी शुरू हुआ था तो बहुत लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, मुझसे पूछते थे IPS में हो क्या आवश्यकता है। तो मैंने तो यही कहा, भाई शनिवार रविवार आपने अवकाश का दिन निर्धारित किया, कोई सिनेमा देखने जाता है, कोई रेस्टोरेंट में खाने जाता है। मेरे जीवन में तो एक ही उद्देश्य है कि कैसे अपने बिहार को अपने जीवन काल में विकसित देखूं। तो यदि मैं अपना समय बिहार को देता हूं तो इसमें क्या आपत्ति हो। बहुत लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन अब 5 वर्ष हमारे पूरे होने जा रहे हैं 22 मार्च 2026 को। इससे पहले दिल्ली में 22 फरवरी को अगला बिहार डेवलपमेंट समिट हम लोग तालकाटोरा स्टेडियम में आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जब भारत मंडपम में हम लोग आयोजित किया था
भारत मंडपम का सभा कक्ष भी छोटा पड़ गया था। इंद्रमोहन यादव जी आए हैं, देखिए कोने में खड़े हैं। दिल्ली में इन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा है और पिछले महीने लगभग दिल्ली के हर क्षेत्र में प्रतिदिन 4-4 कार्यक्रम लगाकर मुझे ले गए। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, साथ जुड़े ऐसे सभी लोग जो कहीं सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, उनको एक बड़ा मंच हम दें। इस कार्यक्रम में बिहार से चलकर लगभग 50 लोग आए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार टीम से मंगल कुमार साहा जी हर कार्यक्रम न केवल आते हैं, कैसे लोग पहुंचेंगे इसके लिए तैयारी करते हैं। अभी माननीय मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे थे कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं बड़े मन से जुड़े हैं। मन से जुड़े, मेरे लिए नहीं जुड़े हैं, मन से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हर व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है। और यदि मैं सफल हो रहा हूं, अभियान सफल हो रहा है जोड़ने में, तो कारण यही है कि हर व्यक्ति यहाँ किसी जाति का प्रतिनिधित्व करने नहीं आया है, किसी संप्रदाय का नेतृत्व करने नहीं आया, किसी विचारधारा को लेकर नहीं आया। इन सब से ऊपर उठकर एक ही स्वप्न, एक ही सोच के साथ आया है कि अपने जीवन काल में बिहार विकसित हो। और इस हैदराबाद के इस भाग्य नगर जिसको प्राचीन नाम रहा, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि बिहार का भाग्य जगे, अपने जीवन काल में हम उसको विकसित देखें। लेकिन भाग्य तभी जगता है जब पुरुषार्थ उसके पीछे होता है। तो सभी से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, थोड़ा थोड़ा अंशदान बिहार के लिए जरूर करें। लेट्स इंस्पायर बिहार में आज योगदान के कारण 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं। इनमें से 23 महिलाओं के द्वारा संचालित, जिसमें आपके बीच अभी नूतन पांडे जी को हम लोग सम्मानित भी करेंगे, रोहतास जिले से आई हैं, देखिए कहाँ हैं इधर। इनके द्वारा सासाराम के अमरा तालाब में 200 गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है अपने शिक्षिकाओं के साथ। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिहार के अभी 28 केंद्र चल रहे हैं। अभी मैं लौट के जब बिहार जाऊंगा तो 24 तारीख को समस्तीपुर में और 23 तारीख को भागलपुर में एक एक और नया निःशुल्क शिक्षा केंद्र स्थापित होने जा रहा है। इन सभी केंद्रों को आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी केंद्र जो चल रहे हैं समाज के सहयोग से ही चल रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि बिहार को कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, यदि शिक्षित नहीं हुआ तो बिहार विकसित कैसे होगा। तो अपने आसपास के बिहार में जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको अभी से यदि हमने शिक्षित और स्किल्ड बनाने का प्रयास नहीं किया, तो जो बड़ी संख्या में अभी राजीव जी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि केवल 72,000 स्किल्ड हमारे जाते हैं, इतने लाख हमारे बाहर जाते हैं। इस ट्रेंड को हमको बदलना होगा। इस प्रकार की स्किल्ड व्यवस्था बिहार में बनानी होगी कि इंडस्ट्रीज को बिहार अट्रैक्ट करे, कि बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स हमें वहां मिले। स्किल्स की यूनिवर्सिटीज हमको हर जिले में स्थापित करने होंगे ताकि अलग अलग व्यवस्था उस प्रकार से हम कर सकें। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जैसे ये है, उस प्रकार के अनेक न केवल हर जिले में बल्कि हर ब्लॉक में हम स्थापित कर सके, इसके लिए प्रयास करना होगा। 2047 का विजन छोटा नहीं। और पिछले दिनों बेंगलुरु के समिट में हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसको आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, लेट्स इंस्पायर बिहार वेबसाइट पर जाकर जरूर डाउनलोड करें, जरूर देखें, क्योंकि उसमें 10 विषयों को हम लोगों ने चुना है और उसमें अप्रवासी बिहारी जो और हर व्यक्ति किस प्रकार योगदान दे सकता है उसको भी चिन्हित करने का प्रयास किया है। तो इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि यात्रा चल रही है। बहुत लंबे समय से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन समिट की सक्सेस तभी होगी जब इस समिट का आउटकम इस रूप में आए कि हर जिले में कुछ नया अंशदान करने के लिए तत्पर कुछ लोग सामने आए और अपने अपने जिले से आप जुड़ें, वहाँ के यूथ को मार्गदर्शन करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। अपने गांव के विद्यालय में जुड़ सकते हैं, उसमें जुड़ें। यदि आप अपने गांव में फ्री मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं, किसी प्रकार का अंशदान उसको करने के लिए आप प्रेरित हुए, थोड़ा सा आपने प्रयास किया, निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में दिखेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जब प्रक्रिया चल रही होती है तो हमें लगता है ऐसा कैसे होगा। बगहा और रोहतास की बात हुई। बगहा में जब हम लोग बात करते थे लोगों से तो शुरू में सब कहते थे यहाँ बदलाव नहीं हो सकता। याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। जब कुछ स्थिति यथास्थिति हो जाती है तो लोगों को लगता है कि ऐसा ही चलेगा। सोच को बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, एक एक व्यक्ति से बात करने लगे और विशेषकर जो डकैतों के परिवार थे उनसे बात करने लगे, क्योंकि लंबे समय से किडनैपिंग्स बगहा में चल रही थी।
पुलिस का ऑपरेशन व्हाइट पैंथर चला, ब्लैक पैंथर चला, अनेक अभियान चले, लेकिन किडनैपिंग की समस्या समाप्त नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 4 किसानों की हत्या हो गई थी। पटना सिटी एसपी था, वहां पहुंचा था। किडनैपिंग पटना में फोन पर रैंसम कॉल आता था, बगहा में फोन पर रैंसम कॉल उस समय नहीं आता था। बात 2006-7 की कर रहा हूं। कोई व्यक्ति बाकायदा घर पर लुंगी और कुर्ता पहन के आता था, चिट्ठी दे जाता था, और चिट्ठी में लिखा रहता था इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, इतना चांद मार्का की लुंगी देनी है, और उसकी लंबी लिस्ट के नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे बिहार सरकार, और उसके नीचे लिखा रहता था गैंग लीडर का नाम। और ऐसी चिट्ठियां बहुत मिलती थी। कभी कभी गाड़ी रोकी जाती थी, उससे भी लोग किडनैप कर लिए जाते थे, और लोग लगभग हार मान चुके थे। हर आदमी अपनी रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहा था। उस परिस्थिति में उस चिट्ठी के नीचे एक शब्द और रहता था, नोट, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई, जब किडनैपिंग हुई, मैं भी बड़ा बेचैन हुआ। पटना में थे तो किडनैपिंग हुई तो सिटी एसपी को नींद कहाँ आएगी। बगहा में किडनैपिंग हुई, पुलिस मुख्यालय को मैंने फोन किया तो उत्तर मिला कि बगहा में होता रहता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन मन में संकल्प था कि बिहार में बदलाव लाना है, और बगहा नहीं बदलता तो बिहार कैसे बदलता। जुड़ने लगे। 320 एकड़ खेत पर गन्ना लगता था। उस गन्ने को हम लोगों ने चिन्हित किया, चूंकि भूमि सरकारी थी या किसी और की थी जिस पर डकैत गन्ना लगाते थे। कटवाना शुरू किया। पुलिस के कैंप्स लगे, बाहर से मजदूर आए। लोकल मजदूर पहले काम करने को तैयार नहीं थे, ऐसा भय का वातावरण था। लेकिन जब गन्ना कटना शुरू हुआ तो 2006-7 में 25 लाख से अधिक रुपए सरकार के खजाने में गए। आर्थिक रीढ़ टूटी, परिवर्तन आना शुरू हुआ था। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब एक एक परिवार से हम लोगों ने कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। और इस बात ने इस प्रकार प्रेरित किया कि 26 गिरोहों ने एक वर्ष में सरेंडर कर दिया। और उस समय के सबसे बड़े क्रिमिनल जो बिहार के थे, 135 जिन पर केसेस थे बिहार में, यूपी में, नेपाल में, जब उनका सरेंडर हो गया, उसके बाद जो किडनैपिंग की संख्या 150-100 प्रति वर्ष होती थी रजिस्टर्ड, कई तो रजिस्टर भी नहीं करते थे, 0 पर आ गई। और आज भी 0 है। वाल्मीकि नगर आप घूम सकते हैं, उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जाते थे। रोहतास, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी। रोहतास में 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 2006 में डीएसपी शहीद हुए, मुझ पर भी गोलियां चली। 3 सितंबर 2008 को लगभग 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली। लेकिन मन संकल्पित था कि परिवर्तन करना है। अगर जाना छोड़ दिया, सभी कहते थे मत जाओ, लैंडमाइंस हैं, ये खतरा है, अपना देखो। मन जिस प्रकार से संकल्पित था, पहाड़ पर जब जाते थे तो हम लोगों ने ऑपरेशंस में रुकना शुरू किया। 4 दिन का कैंप लगता था, एक दिन 10 किलोमीटर चलते थे, रात में रुकते थे। आदिवासियों से बात करने लगे, और एक एक व्यक्ति जब उससे बात होती वो कहता हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, उन्होंने रोहतास किले को तब स्थापित किया जब न ऐसी टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे रोड थे। 1500 फीट की ऊंचाई पर उस किले को स्थापित किया, जिसके बारे में जब मुगल आए, उनके लेखक फरिश्ता ने कहा दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और जब इस प्रकार की बात मैंने सुनी तो मैंने कहना शुरू किया, एन.ए. अकबरी में लिखा है 200 से अधिक झरने हैं, इतना रमणीक ये रोहतास है। ऐसा बात तब कही गई, और आज देखिए, इसे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भय का वातावरण है कि टूरिस्ट तो छोड़ दीजिए, जिले से भी कोई नहीं आता है। क्यों ना हम एक परिवर्तन का प्रयास करें। नाम दिया गया अभियान का सोन महोत्सव। उपेंद्र मिश्रा जी आए हैं यहाँ रोहतास से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, पीछे खड़े हैं। उनके द्वारा उस समय रिपोर्टिंग होती थी, और एक एक गांव में जाकर आदिवासियों से हम लोग बात करने लगे और कहने लगे कि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है। पूरे जिले में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है रोहतास किले पर। अब जो भी देखता बड़ा अचंभित होता है कि एसपी को हो क्या गया है, एसपी का काम तो गोली चलाना है, जाना है, ये क्या कर रहा है, ये तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा है रोहतास किले पर जाने के लिए जहां कोई जा ही नहीं सकता। और तब मैंने कहा था आप आज की सोचते हो, मैं 20 साल बाद की सोचता हूं, चीजें बदलेंगी। आप देखिएगा, उस समय मैंने कहा टूरिस्ट गाइड की हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी शुरू की, लोग हंसने लगे। जहां टूरिज्म की कोई संभावना नहीं, अब टूरिस्ट गाइड तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिन आदिवासी युवकों को
हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी, केवल 1.5 वर्ष लगे, पूरे पहाड़ी के हर गांव में नक्सलियों का विरोध होना शुरू हो गया। और ऐसा विरोध हुआ कि सभी उग्रवादियों को भी पुलिस के समक्ष शस्त्रों के साथ सरेंडर करना पड़ा। रोहतास किले पर आप 24 घंटे जा सकते हैं, 24 घंटे तिरंगा लहराता है। लेकिन पहली बार स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 2009 को जब तिरंगा लहराया था, उसमें हर आदिवासी का समर्थन भी साथ में था। आज जितने भी बड़े कार्यक्रम बिहार में होते हैं, तो उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उस पहाड़ी के आदिवासी भी उपस्थित होते हैं। परिवर्तन संभव है और निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा जब अंशदान हम करेंगे, आज समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिएगा 2047 का बिहार न केवल विकसित बिहार होगा, पूरे भारत में अग्रणी होगा और पुनः उसी प्रकार के सम्मान के साथ स्थापित होगा। क्योंकि बिहार जब बदलेगा तभी तो भारतवर्ष विकसित हो सकेगा। सभी को थोड़ा थोड़ा अंशदान करना है, थोड़ा सा योगदान देना। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय हिंद।